हेलो एवरीवन, क्लास 12th में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर परमाणु स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। सो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। इसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें एक अल्फा कणों का स्रोत होता है और यहाँ पर लेड की ईंटें यूज़ की गई हैं ताकि जो अल्फा कणों का जो स्रोत हो वो केवल एक रेखीय पुंज के फॉर्म में आगे बढ़े। यहाँ पे गोल्ड फॉयल रखी हुई है, पतली एक गोल्ड फॉयल लगते हैं, उससे जो अल्फा कण है वो टकरा कर स्कैटर होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फैलते हैं। तो यहाँ पे वही स्कैटरिंग जो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है उसको हम एक डिटेक्टर संसूचक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से काउंट कर लेते हैं और उन्हीं काउंट के नंबर्स का आकलन लगा के हम इसके मॉडल की व्याख्या कर पाते हैं। तो इसमें इन्होंने ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं वो ये होते हैं कि अल्फा कण का जो अधिकांश अल्फा कण होते हैं वो बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, भीतर से खोखला है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, चूंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं अतः इन्हें विक्षेपित करने वाला परमाणु भी धनावेशित होना चाहिए। तो अगर विक्षेपण हो रहा है यानी जो नाभिक है वो जो इसमें जो बीच वाला पार्ट है वो भी परमाणु का वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं अतः परमाणु का समस्त धनावेश लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के एक सूक्ष्म भाग पर संकेंद्रित माना जाता है और इसी भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक। अल्फा कण तथा हीलियम परमाणु का नाभिक है, इसलिए इस पर 2e इलेक्ट्रॉन तो होता ही है और द्रव्यमान हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका नाभिक आवेश जेड ही है। और अगर हम जो परमाणु जिस पे इंसिडेंट हो रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक जेड मान लें तो जो स्वर्ण पत्र के लिए 79 होता है जेड की वैल्यू। तो ये सब हमें अप्लाई करने के बाद हम इसके बीच जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है तो कूलाम के नियम से वो ज्ञात कर सकते हैं। एक्सप्रेशन आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई टू ई, जहाँ जेड की वैल्यू 79 हो जाएगी, गोल्ड फॉयल यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसका जो रिपल्शन फोर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कूलाम का नियम यहाँ पे परमाणु दूरियों के लिए भी सत्य होता है। फिर है अल्फा कण प्रक्षेप पथ। यहाँ पे अल्फा कण जो स्कैटर हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसका जो पाथ होता है कैसे कैसे आए हैं उसका क्या निष्कर्ष है वो देखें। यहाँ पे पहला पॉइंट है अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेपथ संघट के पश्चात संघट प्राचल इम्पैक्ट पैरामीटर बी पर निर्भर करता है। तो बी होती है जो इम्पैक्ट पैरामीटर, संघट प्राचल कहते हैं इसे। ये जो नाभिक आपको दिख रहा है लक्ष्य नाभिक और जो जो पुंज आ रहा है उसकी उसके नाभिक से दूरी। और दूसरा है अल्फा कण के नाभिक की ओर आते हुए गति की दिशा तथा नाभिक से दूर जाते हुए गति की दिशा के बीच के कोण को प्रकीर्णन कोण कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल। तो वो अगर यहाँ पे प्रकीर्णन कोण थीटा का संकट प्राचल बी हो तो उनमें निम्न संबंध होता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई टू। देखिए थीटा आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा डायग्राम में। तो ये इनमें संबंध है। तो थीटा अगर जीरो होगा तो उस समय बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, विक्षेपण बहुत कम हो जाएगा। रदरफोर्ड ने प्रयोग से निश्चित कोण परिसर में प्रकीर्णित अल्फा कोणों की संख्या और संगत प्रकीर्णन कोण थीटा में ग्राफ भी खींचा है। तो वो ग्राफ आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं जो स्कैटर हुए हुए हैं उस पर्टिकुलर कोण में, तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पे जो उनकी संख्या है संबंधित होती है कोण से इस फॉर्मूले से, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा अपॉन 2। तो थीटा का मान कम होने पे n का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और थीटा का मान अधिक होने पे n का मान घटेगा। यानी कोण जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहाँ पे n का मान कम होता जाएगा, यानी ज़्यादा एंगल पे स्कैटर होने वाले पार्टिकल कम होंगे। तो इसी से नाभिक के आकार का आकलन भी लगाया जाता है कि अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक के आकार का आकलन हम इस प्रकार कर लेते हैं कि जो ज़्यादातर भाग है, जो सूक्ष्म भाग है वो धनावेशित है और अधिकतम भाग क्या है, खोखला है। और नाभिक के निकटतम बिंदु पर जाने पर समस्त गतिज ऊर्जा स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा में बदल कर अपने मार्ग पर वापस लौटने लगता है। तो नाभिक पर आवेश कितना है, जेड, और अल्फा कण पर आवेश कितना है, 2e गुलाम है। तो माना अल्फा कणों की नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी आर नॉट है, तब इस स्थिति में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर के बराबर हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी से प्राप्त होता है। इसमें Q1 Q2 की वैल्यू रख देते हैं हम। तो इसको अगर हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करें तो इसमें जो आर नॉट है वो हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड के प्रकरण प्रयोग से नाभिक के आकार का कोटिमान ज्ञात करने की एक शक्तिशाली
साधन के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी में आगे इलेक्ट्रॉन कक्षाएं आती हैं। जब हम नाभिक का डिस्कशन हो जाता है फिर इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को डिस्कशन किया जाता है। तो प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में हम कक्षाओं का निम्न प्रकार से विवरण कर सकते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की त्रिज्या के नाभिक में संकेंद्रित होता है। तो ये तो डिस्कशन हो ही गया हमारा नाभिक के बारे में। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये उनका सेकंड कंक्लूजन था मॉडल के बेस पे। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। और वो आकर्षण बल आपने देख ही लिया, तो 1/4πε0 E/r², जो अभिकेंद्र बल mv²/r के तुल्य रह सकते हैं। इससे हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहाँ पे आ रही है E²/8πε0r। इसी प्रकार स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं U = 1/4πε0 E⁻E/r। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में जो कुल ऊर्जा होगी वो हम प्राप्त कर लेते हैं, दोनों गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को जोड़ देते हैं। तो उसकी वैल्यू आ चुकी है E²/8πε0r। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा कितनी है, ऋणात्मक है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें बाउंड होता है, तो वो उन कक्षाओं को छोड़ के कहीं भी जा नहीं सकता और इन्हीं बंद कक्षाओं में घूमता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ दोष भी पाए गए। तो उनमें जो प्रमुख दोष था, नाभिक के चारों घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, ये बात कही गई। तो मैक्सवेल के जो वैद्युत गति के विज्ञान के अनुसार हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल कोई मोशन करता है तो लगातार एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी एक टाइम पे ख़त्म हो जानी चाहिए और वो उसको फिर नाभिक में मिल जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, फिर परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये एक दोष है जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट, रदरफोर्ड के परमाणु में इलेक्ट्रॉन पथ की त्रिज्या बदलते रहने से उनकी घूमने की आवृत्ति भी बदलती रहेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की तरंग उत्सर्जित करेंगे। इन्होंने कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट्स नहीं कही थी, तो इन्होंने ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के बारे में नहीं मेंशन किया है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। तो इलेक्ट्रॉन पूरे स्पेस में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमें जो उससे रेडिएट एनर्जी मिलती है एटम से वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होती है, जो कि तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही मोशन करने के लिए बाउंड हो। सो ये भी मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी इसमें कमी है। तो आज ये हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के जो कंक्लूज़न है और उससे जो दोष हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप वीडियो के थ्रू आपको कुछ बेहतर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।